लिप्स बोले तो पत्ते, आर बोले तो है, फॉलिंग बोले तो गिर रहे। टेंस पढ़े हो हाल फिलहाल, आइए लग जाता तो रहा नहीं जाता है। फास्ट मतलब तेजी से। अब पत्ते तेजी से गिर रहे, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इस चैप्टर के लिखने वाले जरा बताओ कौन है? W.H. Auden। चैप्टर का नाम क्या है भाई बताओ जरा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बोले तो अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ये तुमको दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पत्ते, एक्चुअली भाई पत्ता नहीं है, आदमी के बारे में बता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब अब आदमी जो है तेजी से मर रहा है, क्योंकि लोग जन्म लेगा मरेगा, ये सिलसिला क्या है चलता रहेगा। आज हम हैं फिर कल कोई और आएगा, जन्म लिए हो तो मरोगे। पेड़ भी क्या है, पेड़ भी देखो जितना सा रहना होगा रह जाएगा, लेकिन फिर तो मरना ही। दोस्तों मरना मतलब पेड़ भी मरता है, मरना मतलब क्या गिर जाएगा। देखो कभी ऐसा देखो ना, कभी ऐसा हुआ कि कट के हटा दिया, रोड बनी हट जाए तो पेड़ तो हटेगा ना। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बोले तो अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आदमी तेजी से मर रहा है, अब आदमी तेजी से मृत्यु की ओर क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर पूछा जाए कि इस लीव्स का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस लीव, आई मीन ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो ह्यूमन। ह्यूमन बोले तो आदमी, मनुष्य। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब अब आदमी तेजी से मर रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। चैप्टर यहाँ तक क्लियर है? लिप्स बोले तो मनुष्य। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब अब आदमी तेजी से मर रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। लिखने वाले हैं W.H. Auden। अब चुपचाप इनके बारे में खाली सुनो। इसके बारे में पोएट के बारे में क्या है, क्या आराम से सुनो, यही याद हो जाएगा, ठीक है ना। बोलता है कि W.H. Auden born in 1907, इनका जन्म जो है किनका, W.H. Auden का जन्म होता है 1907 ईस्वी को। कब होता है? 1907 को। एंड डाइड, मर जाते हैं ये 1973 को। 1907 को जन्म किनका होता है? W.H. Auden। मर जाते हैं 1973 में। अच्छा बताओ तो भाई जरा, ये W.H. Auden कौन है? किस पोएम को लिखे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब होता है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इस पत्ता का मतलब क्या होता है? मानव बोल सकते हैं, मनुष्य बोल सकते हैं, आदमी बोल सकते हैं। सुनो गौर से। बोलता है W.H. Auden who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor। देखो इतना इनमें क्या था, अच्छा ही था। क्या क्या थे देखो बता रहे थे, पहले तो समझ गए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लिखने वाले हैं W.H. Auden। उनका जन्म कब होता है? 1907, मर जाते हैं 1973। who won the Pulitzer Prize, इनको ये क्या, तो पुलिट्जर प्राइज के विजेता भी रहे हैं। पुलिट्जर प्राइज के क्या रहे ये, विजेता भी रहे, मतलब इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है। किनको? W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है। कौन से साल में सर? 1948 में। कब? 1948 में तुम्हारे किनको W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज दिया गया है, जो कि कौन सा साल था? 1948। किसके लिए सर? तो फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। कहता है कि मान लो कोई फिल्म बनाने वाला हो गया, फिल्म सभी लोग बनाते हैं, सबको अवार्ड थोड़ी मिलता है। जो बेस्ट एक्टर होगा, बेस्ट प्रोड्यूसर होगा, बेस्ट डायरेक्टर होगा, उन्हीं को मिलता है जो फिल्म ज्यादा चमक जाता है। तो बहुत सारे कविता कहानी लिखे होंगे। अब एक राइटर है, एक हीरो देखिए वो फिल्म बनाएगा क्या, तो ये भी राइटर पोएट है, तो बहुत सारा कविता कहानी लिखे होंगे, है ना। तो इनका एक ऐसा कोई एक कौन सा पोएम था जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, ये इनका बहुत ज्यादा फेमस हो गया होगा, है ना। इन्हीं के लिए द एज ऑफ एंजाइटी कलेक्शन के लिए, संग्रह के लिए इनको 1948 ईस्वी में क्या दे दिया गया? पुलिट्जर प्राइज। क्वेश्चन यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि पुलिट्जर प्राइज 1948 में द एज ऑफ एंजाइटी के लिए किसको दिया गया? W.H. Auden को। क्वेश्चन किसी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार रिपीट किया है। अगर पूछ दिया जाए कि किनको W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज 1948 में किस कलेक्शन के लिए मिला है, तो वही बोलता है कि हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज। इनको क्या एक पुलिट्जर प्राइज दिया गया इन 1948 ईस्वी में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी जो इनका कलेक्शन रहा है, संग्रह रहा, इन्हीं के लिए इनको क्या 1948 में पुलिट्जर प्राइज दे दिया गया। क्लियर है? वाज अ वर्सेटाइल
एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। वर्सेटाइल बोलते हैं बहुमुखी कला वाला, जिसमें बहुत कूट के क्या टैलेंट भरा पड़ा है। देखो ना, कभी तो थे राइटर भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं, ट्रांसलेटर भी है, एडिटर भी हैं। तो ये एक वर्सेटाइल पोएट है। वर्सेटाइल बोलते हैं क्या, बहुमुखी। बहुमुखी मतलब बहुत, मुख मतलब जैसे रावण का 10 का मुख बहुत बड़ा है ना जी, बहुत ज्यादा मोटे। इसका कहने का मतलब कि बहुत टैलेंट वाला। बहुमुखी मतलब जिसमें टैलेंट भरा पड़ा हो सब चीज का। तो वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, एक बहुमुखी कवि थे और इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से, विगोरस मतलब जोशीला, जुनून वाले क्या थे ये कवि थे। कौन? वर्स ड्रामाटिस्ट, ये पद्य भाग में, पद्य में ड्रामाटिस्ट लिखा। ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार थे, पद्य नाटककार थे। क्रिटिक, आलोचक भी थे। आलोचक किसको बोलते हैं? अगर कोई गलती कर रहा है तो बोलना है, आलोचना करना, किसी का बुराई करना। आलोचक भी थे। ट्रांसलेटर, अनुवादक भी थे, अनुवाद भी करते थे। एंड एडिटर, संपादक भी थे। कौन? W.H. ऑरेन को कौन से साल में कौन सा अवार्ड और किस चीज के लिए मिला? पुलिट्जर प्राइज मिला सर, 1948 ईस्वी में मिला सर, और के लिए मिला सर। मिला? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या क्या थे? तो ये क्या क्या थे? तो ये क्या थे? एक विगोरस पोएट थे, विगोरस मतलब जोशीला कवि थे। ड्रामाटिस्ट थे, क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे और एडिटर थे। क्लियर है? अच्छा, पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। यहाँ इस साल दिया है, यही क्वेश्चन दिखाएंगे तुमको अभी। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, उनके लिए कविता लिखना, पोएट्री करना एक सीरियस गेम था। सीरियस गेम मतलब गंभीर खेल। ऐसा नहीं कि नॉर्मली में ऐसे लिख दिए, जो समझ में आया लिख दिए, नहीं। इनके लिए कविता क्या था? एक सीरियस गेम था। क्वेश्चन पूछ देगा कि फॉर होम वाज पोएट्री सीरियस गेम, फॉर होम वाज पोएट्री सीरियस गेम, किनके लिए एक जो कविता लिखना था एक सीरियस गेम था? W.H. ऑरेन। इस साल का क्वेश्चन है, विल शो यू। उनके लिए क्या था? पोएट्री टू हिम, कविता लिखना वाज अ सीरियस गेम, उनके लिए गंभीर खेल था। मजाक में नहीं लिखा करते थे कविता कहानी को। कौन भाई? जन्म कब होता है? मर कब जाते हैं? 1907 में जन्म, 1973 में मरण। और इसी पीरियड में ही मिलेगा ना। ऐसा भी बहुत होता है, जो कभी मर जाते हैं उनके बाद भी, मरने के बाद भी प्राइज टैग मिलता है। वो लोग शरीफ भी है, उसको पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। पोस्ट ह्यूमस मतलब मरने के बाद। अब कौन लेगा सर? उनका परिवार वाला लेगा। तो 1907 में जन्म होता है, 1973 में मर जाते हैं। और इसी बीच के दरमियान में 1948 में इनका वो कलेक्शन बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। और उस एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको कौन सा प्राइज दिया जाता है? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, इनके लिए एक कविता लिखना सीरियस गेम था, which should depend people's self awareness, जो लोगों को स्वयं जागरूक करता था। इनका कविता कहानी लोगों को जागरूक करता था। अवेयरनेस मतलब सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं जागरूक, आत्म जागरूक। इनका जो कविता कहानी था किनका? ये क्या? डीप मतलब गहरा होता है, डीप मतलब गहरा है ना, इसी से डिपेंड बन गया, बाहर बना दिया। लोगों को क्या? तो लोगों के अंदर तक, अंतरात्मा तक इनकी क्या कविताओं का प्रभाव पड़ता था। किनकी कविताओं का? बट इट शुड, जो कविता कहानी लिखते थे W.H. ऑरेन, उससे लोगों को जागरूक करते थे अपनी कविता कहानी से। लेकिन बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। लेकिन किसी भी लोगों को प्रभावित करते थे इनकी कविताएं। किनकी कविताएं? W.H. ऑरेन की कविताएं लोगों को क्या करती थी? वो प्रभावित करती थी। अंदर क्या? सेल्फ अवेयरनेस मतलब अंदर तक क्या जागरूक करता था, स्वयं जागरूक करता था, आत्म जागरूक करता था। लेकिन क्या इनके लोगों का जो है पॉलिटिकल मतलब राज, ऐसा कोई कविता नहीं लिखते थे जिससे लोगों को क्या पहुंचे? ठेस। जैसे होता है कोई धार्मिक, किसी को ठेस पहुंच गया, किसी के धर्म के बारे में ऐसा कुछ लिख दिए जो आप बबूला हो जाता ना। किसी ऐसा कोई संप्रदाय हो, ऐसा कोई धर्म हो जिसके बारे में कुछ उठपटांग लिख दिए, तो लिखने के बाद क्या वहाँ के जो उस जाति के या उस धर्म के जो लोग रहेंगे हो जाते हैं। देखो हाल फिलहाल कोई फिल्म में हुआ था ना, जिसका भी हो गया था बेशराम में, इसी रचना का था लगता है काय भाई उसने का होता ना सर। तो ये इनका कविता जो था लोगों को अंदर तक जागरूक करता था। कविताओं में क्या? इनके लोग अंदर तक जागरूक होते, लेकिन किसी भी हालत में बट इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। ऐसा कोई कविता नहीं लिखते थे जिससे लोगों का क्या राजनीतिक और धार्मिक जो उनका मान्यता है उस पर ठेस पहुंचे। ऐसा कविता वो नहीं लिखते थे। कौन?
जन्म कब होता है? मर कब जाते हैं? कौन से साल में अवार्ड? कौन सा अवार्ड? किस कलेक्शन के लिए? एज ऑफ एंजाइटी। भाई समझ में आ रहा है? His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but his late poems are overtly Christian and more personal in tone. इनका शुरुआती में जो कविता आया था, किनका? W.H. Auden का जो शुरुआती में जो कविता आया था, वो क्या था? वही बोल रहा है, his early poems exhibit, उनका जो शुरुआती दौर का जो कविता था, वो exhibit, वो प्रदर्शित करता था, दिखाता है, क्या दिखाता है भाई? तो his interest, इनकी रुचि को, इनका जो रुचि है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट किन चीजों में दिखाता है? तो इन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों में, मतलब राजनीतिक मामलों से रिलेटेड क्या करते थे ये? कविता कहानी को भी क्या करते थे? लिखते थे। ऐसा इनका दिखा। जैसे मान लो अगर हम क्रिकेट के बारे में ज्यादा क्लास में आ रहे हैं, क्रिकेट के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सर को क्रिकेट ज्यादा पसंद है। गाना के बारे में बोल रहे हैं, सिंगर ऐसा, भी सिंगर ऐसा, ऐसे ऐसे धुन होता है, ये होता है, तो मतलब हमको गाना में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जो है इनका शुरुआती दौर का जो आया था, किनका? W.H. Auden का जो शुरुआती दौर का जो इनका कविता है, वो दिखाता क्या है? इनका इंटरेस्ट दिखाता है किन चीजों में? दो राजनीतिक चीजों के बारे में ज्यादा बताते थे। बट लेकिन his late poems are overtly Christian, लेकिन इनका जो लेट पोएम, मतलब जो बाद का जो कविता इनका आया, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो होता है क्रिश्चियन समुदाय होता है, क्रिश्चियन लोगों के बारे में ज्यादा, एंड मोर पर्सनल इन टोन, और स्वयं के बारे में ज्यादा कविता को क्या करने लगी है? लिखने लगते हैं। कौन? शुरुआत दौर वाला कविता किसके बारे में? पॉलिटिकल की चीजों के बारे में, राजनीतिक चीजों के बारे में। लेकिन बाद का जो कविता इनका आया, वो किसके बारे में? क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियन लोगों के बारे में, और खुद स्वयं के बारे में क्या कविता को ये प्रदर्शित करने लगे। एज ए टेक्नीशियन, एक तकनीकी होने के कारण, एक टेक्नीशियन होने के कारण, Auden explored a variety of stanza forms and meters। अब बोलोगे मीटर क्या है? तो मीटर को मापने का पद्धति होता है। 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। मीटर का इस्तेमाल कविताओं में भी किया जाता है, स्टांजा, पैराग्राफ जिसको बोलते हैं। तो बोलता है कि एक तकनीक होने के कारण क्या Auden explored, Auden ने परिचय करवाया, Auden ने खोज किया वैरायटी ऑफ स्टांजा फॉर्म्स एंड मीटर्स, बहुत सारे स्टांजा का, बहुत सारे क्या मीटर्स का क्या किया इन्होंने उपयोग किया। मीटर मापने का पैमाना नहीं है, कविताओं में यूज करना। जैसे मान लो पैराग्राफ होता है ना जी, इसको पैराग्राफ बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं में अपने क्या नई नई चीजों का, मीटर्स का यूज करने लगे, है ना। उसके बाद पैराग्राफ का, स्टांजा का ये क्या करने लगते हैं, ये बहुत सारे वैरायटी का स्टांजा और मीटर को क्या किए, एक्सप्लोर किए, खोज किए। कौन? ठीक है। He had a passion for word coining and using archaic words, which makes him at times difficult to understand। बोलता है, पढ़ाएंगे तो पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश ऐसा वर्ड था जो बहुत पहले के जमाने में लिखा जाता था। ओल्ड इंग्लिश थोड़ा सा टफ होता है समझना है। जैसे मान लो अभी हम लोग सन लिखते हैं ऐसे, SUN। अगर ओल्ड इंग्लिश में जाओगे तो ये भी फाइल पता है, कितनी बार बताएंगे। तो ये अपने चीज को W.H. Auden बोलता है, he had a, सुनो भाई, He had a passion for word coining। इनको शब्द जोड़ने का कला था, जोश था, जुनून था, इश्क था। किनको? वर्ड coining मतलब शब्द को जोड़ना, एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या करना। जैसे मान लो अगर हम बोल दिए, ऐसा अगर बोल दिया हम कि जैसे 2 वर्ड हमने लिखा, हाइड्रो, और दूसरा जगह लिख दिया हम फोबिया। मान लो समझाने के लिए बता रहे हो, तो हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रोजन पढ़े हो ना, शिव हाइड्रो। अब फोबिया दिखाता है डर, डर किसी चीज का डर है तो फोबिया है। तो इन दोनों वर्ड को अगर जोड़ दिए तो हाइड्रोफोबिया मतलब हो जाएगा पानी से डर। तो इनको किनको? W.H. Auden had a passion for word coining, शब्द को जोड़ने का क्या था इनको? एक पैशन था, जुनून था, इश्क था। किसको? एंड यूजिंग आर्किक वर्ड्स, और प्राचीनतम पुरातन वर्ड्स यूज करते थे। पहले जमाना वाला पहला जो वर्ड था ना ओल्ड इंग्लिश का, वो सब वर्ड क्या करते थे? यूज करते थे अपने कविताओं में। कौन भाई? अब सुनो भाई थोड़ा सा, हाँ, which makes him at times difficult to understand। और यही कारण है कि कभी-कभी लोग इनकी कविताओं को समझ नहीं पाते थे। ज्यादा अगर हाई फाई वर्ड अगर यूज कर दिए तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा लोगों को। नॉर्मल वर्ड यूज कर रहे हैं तो समझने में क्या होगा, समझ जाएगा कोई भी। लेकिन हाई फाई वर्ड अगर यूज कर दिए तो लोग नहीं समझ पाता था, इसलिए क्योंकि ये अपनी कविताओं में पुराने शब्दों को, आर्किक वर्ड्स, प्राचीनतम शब्दों का क्या करते थे? यूज करते थे, और शब्द को जोड़ जोड़कर यूज करते थे। इसलिए कभी कभार ऐसा होता था कि लोगों को इनको समझ पाना क्या हो गया था? मुश्किल हो जाता था। अगले पढ़ रहा है, बोल भाई।
He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States. तो खाली राइटर के बारे में, पोएट बारे में समझा रहे हैं, चैप्टर आना बाकी है भैया, ठीक है ना। बोलता क्या है कि he left England, ये इंग्लैंड को छोड़ दिए, जन्म इनका इंग्लैंड में होता है, याद रखिए। ये इंग्लैंड को, he left England, इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया as early as 1939, जैसे ही 1939 आता है, यानी कहने का मतलब मेरा सर ये है 1907 से अपना रहे इंग्लैंड में, जैसे ही 1939 आता है तो 1939 के शुरुआत में ही ये क्या करते हैं, इंग्लैंड को छोड़ देते हैं। इसलिए इंग्लैंड को छोड़ते हैं सर, देखो किसे छोड़ते हैं, टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में बसने के लिए, हमेशा बसने के लिए इंग्लैंड को क्या कर दिए, छोड़ दिए। इंग्लैंड को देखो दो देश में जाके रहे, जन्म इनका होता है इंग्लैंड को छोड़ दिया 1939 के प्रथम भाग में, और चले गए कहाँ बसते, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। कौन भाई, कौन साल में चले गए थे, यहीं से याद रखना, यहीं से याद रखना, ठीक ना। बताएंगे तुमको इसके बाद कि जब 1939 में जब छोड़ के जाते हैं, शुरुआती में जैसे मान लो 2024 से स्टार्ट हुआ, 2023 से स्टार्ट हुआ, तो मनाते हो ना फर्स्ट ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जो करते हो। तो जैसे ही छोड़े थे ये 1939, अर्ली बोलता 1939 के प्रथम भाग में ही छोड़े थे, तो जाते जाते वहाँ वो लेटर लिखे थे जिसका नाम था, कविता कहानी लिखे होंगे, किताब जिसका नाम था न्यू ईयर लेटर, याद रखना, ट्रिक से याद रखना। जैसे 1940 में छोड़े थे और कहाँ गए थे, अमेरिका। क्वेश्चन बोल देगा कि जो न्यू ईयर लेटर है वो किस पेज का होगा, तो बताएंगे तुमको इसके बाद। तो जैसे 1939 आया था, इंग्लैंड को कौन छोड़ दिए, कहाँ बसने के लिए, कौन साल में, इसीलिए। अच्छा बताओ तो डब्ल्यू जॉर्डन जो है कितने देशों में रहता, जन्म से लेके 1939 तक सर ये रहे इंग्लैंड में, और 1940 के बाद मरण तक कहा। इसीलिए भाई मेरे, द नोटेबल ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश पेज एंड अमेरिकन पेज। इसलिए इनका जो कविता कहानी आया, इनका दो भाग में आया। डब्ल्यू जॉर्डन का कविता कहानी कितने पेज में आया था, दो पेज में आया था, एक वो ब्रिटिश पेज है और दूसरा अमेरिकन पेज। मतलब जो जब इंग्लैंड में रहे, जो कविता कहानी लिखे होंगे वो सब ब्रिटिश पेज का है, और जो कविता आके कहाँ लिखे, अमेरिका में आके 1939 के बाद लिखे, उसको किस पेज का कविता कहानी माना जाएगा, अमेरिकन पेज। पल्ले पड़ रहा बात। कौन ऐसे पोइट है जिनका दो पेज है कविता कहानी आता है, जन्म से लेके 1939 तक इनका ब्रिटिश पेज, ब्रिटिश को हम बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटिश पेज में आया था जन्म से लेके 1939 तक। और चूंकि 1939 के बाद ये चले जाते हैं कहाँ, अमेरिका में, वहाँ जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे थोड़े, वहाँ भी तो लिखे करेंगे होंगे, तो इसलिए जो बैठ के, जो रह के, जो इंग्लैंड में जो लिखे कविता, उसको जितना भी कविता लिखे होंगे सब आया होगा तुम्हारा ब्रिटिश पेज में। और 1939 के बाद जब अमेरिका चले गए तो जितना भी कविता कहानी आया होगा वो सब गया होगा अमेरिका। इसलिए डब्ल्यू.एच. ऑडेन का जो कविता कहानी आया वो दो पेज में आया, एक का नाम था ब्रिटिश पेज, दूसरा का नाम था पल्ले पड़ रहा भाई। The notable works of the English पेज आता, देखो दे दिया कि कौन कौन ब्रिटिश पेज का है, प्रमुख और कौन कौन अमेरिकन पेज का है। तो दे रहा है the notable works of English पेज are the orators, the dance of death, look a stranger, Spain and another time। ये सब जो अभी जो हम तुम्हारे सामने बोले, अभी ये सब किस पेज का है, ब्रिटिश पेज का कविता कहानी है या जो भी बुक है। कौन कौन है, द ऑरेटर्स, ऑरेटर जो तुम्हारा कलेक्शन है या ऑरेटर जो बुक है या जो भी तुम्हारा बोल सको, इसको किस में है, ये ब्रिटिश पेज का है। द डांस ऑफ डेथ, ये भी ब्रिटिश पेज में लिखे थे। लुक अ स्ट्रेंजर, ब्रिटिश पेज का है। स्पेन, ब्रिटिश पेज का है। और अनदर टाइम, ये भी किस पेज में लिखे थे, ब्रिटिश पेज, 1939 से पहले लिखे होंगे। The notable works of the American phase include New Year Letter, और जो अमेरिका में जाके जो लिखे होंगे उसमें कौन कौन शामिल है, न्यू ईयर लेटर है, अमेरिकन फेज का है। फॉर द टाइम बिंग, ये भी कलेक्शन इनका जो है, फॉर द टाइम बिंग अमेरिका में जाके लिखे थे चैप्टर, है ना। द एज ऑफ एंजाइटी, याद रखना, एज ऑफ एंजाइटी भी किस फेज का है, अमेरिकन फेज का। तुम इसको ऐसे भी याद रखना, ए से अमेरिका, ए से अमेरिका, तो ए से द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी। अगर तुमसे पूछ दिया जाए भाई
कि अमेरिकन फेज में बताओ, एगो कोई बताओ ऐसा कोई कलेक्शन लिखे होंगे एज अमेरिकन एज ऑफ एंजाइटी अमेरिकन फेज का। और इसी एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको 1948 ईस्वी में क्या मिला था? लिटरेचर प्राइज। साले पढ़ रहा बात, गेटिंग माय पॉइंट और हां। तो क्या फेज में आया था? दो फेज में, एक था ब्रिटिश फेज, दूसरा था अमेरिकन फेज। तो बता दिए तुमको पहले कि ब्रिटिश फेज में कौन कौन आया था। अब अमेरिकन फेज का सुन लो क्या बोलता था। नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, जो अमेरिकन फेज का जो प्रमुख जो क्या था रचना था इनका, इंक्लूड, उसमें कौन शामिल है? द न्यू ईयर लेटर। इसलिए तुमको दो तो यही याद करवा दिया। अमेरिका गए थे 1 जनवरी समझो कि 1939 के पहले ही भाग में, तो जाते जाते जनवरी में लिख दिए, जनवरी में मतलब फर्स्ट जनवरी, तो जाते जाते लिख दिए न्यू ईयर लेटर। न्यू ईयर लेटर किस पेज का है? अमेरिकन पेज। द एज ऑफ एंजाइटी अमेरिकन पेज। और कौन है? फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग भी तुम्हारा किसका है? तुम्हारे किसका? अमेरिकन पेज का। द एज ऑफ एंजाइटी अमेरिकन पेज का। एंड द शील्ड ऑफ एक्लिस, और क्या बोलता है? द शील्ड ऑफ एक्लिस भी तुम्हारा किस पेज का है? अमेरिकन पेज का है। कितना पेज में आया था कविता का? ब्रिटिश पेज, अमेरिकन पेज बता रही थी, लिखवाएंगे भी बताया इसको, अभी समझा दे रहे हैं। अमेरिकन पेज में जो आया था दो तो याद करवा दी हम, न्यू ईयर लेटर और द एज ऑफ एंजाइटी अमेरिकन पेज। और उसमें जो था ऑरेटर था, स्पेन था, ये सब तुम्हारा किसका था? ब्रिटिश पेज का। अब यहाँ से सुनो, द प्रेजेंट लिरिक खत्म हो रहा। द प्रेजेंट लिरिक, ये जो हमारे पास प्रस्तुत हमारे पास दिया गया जो लिरिक, क्वेश्चन तुमसे दे देगा, पूछ दे देगा कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है क्या? एक गीत है, लिरिक है, याद रखना। क्या है? लिरिक है। तो द प्रेजेंट लिरिक, ये जो हमारे पास अभी एक लिरिक है, गीत है, जिसका नाम क्या है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। उस लिरिक का नाम क्या है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन पूछे हुए है, ये जो है तुम्हारा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या एक लिरिक है, और यह जो लिरिक है इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन, उस दुविधा को दिखाता है, उस समस्या को दिखाता है, उस कष्ट को दिखाता है जो कि इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो कि मानव के जीवन में शुरुआती से रहता है, जन्म से नहीं होता, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से ही वो सुविधा। तुम्हारे देखो, तुम्हारा अगर घर बढ़िया घराना हुआ है, वी ऑल आर इन क्या मिडिल क्लास, हम लोग सब मिडिल क्लास के हैं। जो हाई फाई अगर लोग रहता है उसको जीवन में कठिनाई रहेगा, उसका कभी दुख नहीं देखता, लेकिन जो जनरल आदमी रहता है उसको दुख सुख सबका सामना करके चलना पड़ता है। वही बोलता है कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर पूछ लिया जाए कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है क्या? एक लिरिक है। क्या है? लिरिक। और इनएक्ट्स वो दिखाता है, प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है, ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके बारे में बताता है? तो इनएक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, उस दुविधा को दिखाता है, उस प्रॉब्लम को दिखाता है जो कि मानव के जीवन में हमेशा तुमको देखने को मिलेगा। हमारे जीवन में दुख का होना लाजमी है, और वो कौन इसी चैप्टर में तुमको क्या किया गया है? बताया गया। द एस्पायरेशंस, ऐसा बहुत सारा आकांक्षाओं, ऐसा बहुत सारा इच्छाएं, ऐसा भी इच्छा होता है ना तुम्हारा, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, ऐसी बहुत सारी तुम्हारी इच्छाएं हैं, बहुत ख्वाहिश है कि हम जाके आगे क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैट्रिक कर लिए, इंटर करके बाद ये करेंगे सर, आर्मी का वर्दी चढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है? आर नॉट फुलफिल्ड, वो पूरा नहीं हो पाता है। क्यों भाई? because the sense of loneliness in which every individual lives and dies। तुम्हारा ख्वाहिश है मैट्रिक कर लिए सर, इंटर कर लिए, इसके बाद सर आर्मी का दौड़ दौड़ेंगे, खुदा ना करे बीच में तुम्हारा होता ना कोई का एक्सीडेंट हो गया, चला खत्म हुआ है, जैसे रामला पलट बताया था ना जी। हाँ, ख्वाहिश से आर्मी में जाएंगे सर, बीच में देखो प्रॉब्लम हो गया। मतलब तुम्हारा बहुत सारा इच्छा है, बहुत सारा तुम्हारा क्या है, इच्छा है, आकांक्षा है कि हम ये चीज करेंगे आगे जाके, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में तुमको कौन पकड़ लेता है? मौत के गले तुम लग जाते हो। बीच में तुम यहाँ से स्टार्ट किया, अपना स्टार्ट जीवन किया, यहाँ तुम्हारा कोई चीज सपना है कि यहाँ करेंगे, यहाँ तक आया, बीच में तेरा खेला खत्म। तो ये तुम कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो ऐसा बहुत सारा इच्छा, ऐसा बहुत सारा जुनून, ऐसा बहुत सारा क्या ख्वाहिश जो अधूरा रह जाता है, क्योंकि कौन गले लगा लेता है तुमको? पहले ही मौत गले लगा लेता है, और इसलिए तुम्हारा ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाता है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और उसी अकेलापन की जिंदगी में, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, उसी अकेलेपन की जिंदगी में हर एक व्यक्ति जीता है, और उसी अकेलेपन की जिंदगी में हर एक व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है। ये इतना राइटर के बारे में, खाली तुमको पोएट के बारे में बता। ऐसी बहुत सारे तुम्हारी क्या है, इच्छा तुम्हारा अधूरा रह जाएगा, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में कौन हो जाता है? गले लगा लेता है, मौत। तुमको क्या कर, अभी तो दिखाना है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट।
पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, मतलब है आदमी तेजी से क्या हो रहा है, हमारा तो यही है कि आदमी का इच्छा पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि कौन जगह ले लिया तुम्हारा, मौत तुमको क्या कर लिया, खींच लिया है। अब देखो आदमी का तुलना इसलिए किया गया है, पत्ते, पत्ता बराबर आदमी। पत्ता देखो किसे किसे खत्म होता है, पत्ता सूख जाएगा। पत्ता कब गिरता है, जनरली कब गिरता है, जब पत्ता पूरा पीला हो गया, सूख गया तो अपने आप गिर जाएगा। तो आदमी भी कोई कोई बूढ़ा होके मरता है पूरा। पहले पढ़ रहा बात। कभी कभी पेड़ का क्या होता है, देखो पूरा कंप्लीट तुमको विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। क्या होता है, पत्ता कभी कभी आंधी तूफान आया गिर गया, तो कभी कभी आदमी का भी मौत एक्सीडेंटल मौत हो जाता है। वही तुम्हारा तूफान दिखाया, एक्सीडेंट से मर गया, उसका पूरा नहीं था, उसको जिंदगी थोड़ा पूरा भी दिया है, लेकिन क्या हो गया, जिस तरह से तूफान आके पेड़ पत्ते को गिरा देता है, उसी तरह से एक्सीडेंट या कोई ऐसा दुविधा हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कोई चीज हो गया, जो रोग से भी कोई बहुत लोग मर जाते हैं। तो डायरेक्टली क्या है, तो पत्ता बराबर आदमी। पत्ता भी तो मर, पत्ता भी क्या गिरता है ना, पीला होके गिर गया तो आदमी भी बूढ़ा होके मरता है। पत्ता तूफान आंधी में तो जा रहा है, किसी को पीछे पत्ता है, गुलाब का फूल है या जो भी पत्ता, उसको खींच लिया तो बेचारा भी छोड़ देता तो बढ़ता ना जी, तो उसको खींच लिया, मर गया, वो मर गया मतलब क्या करता हूँ। तो यहाँ भी आदमी भी क्या कभी कभी एक्सीडेंटल मौत मर जाता है। तो बहुत सारे आदमियों की क्या इच्छाएं अधूरी रह जाती है, क्योंकि पहले जन्म क्या जगह लेता है, कौन उसको खींच लेता है, मौत अपने पास खींच लेता है, और आदमी का जो सपना रह जाता है वो अधूरा ही रह जाता है। इस चैप्टर में किस चीज के, तो आदमी के फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया है, क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन तुमको दे देगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द डैश ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, वो आदमी के किस चीज को दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन को। क्वेश्चन दो बार पूछा है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब दुविधा को, जो हर एक आदमी को तुमको जिंदगी में मिल जाएगा। ये तुम्हारा ही पॉइंट के बारे में क्लियर यहाँ से है। अब यहाँ पहुंचेंगे हम इस अब इसका तुम्हारा क्या है, अब पॉइंट के बारे में जब बताओ। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो क्या है, लिखने वाले कौन है, का जन्म कब होता है, मर कब जाते हैं, इनका कितना फेज में आया था, कौन कौन, ब्रिटिश फेज, अमेरिकन फेज, है ना। बताओ कि एज ऑफ एंजाइटी किस फेज का है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुमको याद करवाए। उसके बाद न्यू ईयर लेटर भी अमेरिकन फेज है। अच्छा किस फेज के लिए इनको कौन सा अवार्ड और कब मिला था, एंजाइटी के लिए पुलिट्जर प्राइज दिया गया था WHO। क्लियर है। अब आगे बढ़े चैप्टर पे, रोक दे सर।